बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, तो हम वी गोना स्टार्ट दी न्यूरोलॉजी, और न्यूरोलॉजी में हमारा वेरी फर्स्ट टॉपिक दैट इज़ हेडेक, राइट। सो लेट्स डिस्कस अबाउट दी हेडेक। ठीक है, ओके। तो हेडेक को हम डिवाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन के एक्यूट है, सब एक्यूट है या क्रोनिक है, राइट। सो एक्यूट है, सब एक्यूट है या क्रोनिक है, राइट। सो अक्यूट में हमारे पास सिंगल एपिसोड हो सकती है या रिकरेंट एपिसोड्स हो सकती हैं, राइट। एंड सब एक्यूट एंड क्रोनिक, क्रोनिक हेडेक उसे कहते हैं जो मोर देन 3 मंथ्स तक रहे हेडेक, और ईच मंथ 15 डेज से ज़्यादा रहे, राइट। सो दैट इज़ कॉल्ड एज क्रोनिक हेडेक। ठीक है। और फॉर अगर सिंगल एपिसोड्स है रिकरेंट फॉर फ्यू डेज जो है उसको हम कहेंगे एक्यूट हेडेक फॉर आवर्स, या ठीक है, दैट डिपेंड्स अपॉन द एपिसोड्स। तो अब इसकी काजेज़ को डिस्कस करते हैं, राइट। उस हेडेक को हम प्राइमरी एंड सेकेंडरी में भी डिवाइड कर सकते हैं, प्राइमरी हेडेक एंड सेकेंडरी हेडेक। ठीक है, प्राइमरी हेडेक हम उसे कहेंगे लाइक माइग्रेन है हमारे पास, ठीक है, और उसके बाद क्लस्टर हेडेक है, ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया है, ये हमारे पास प्राइमरी हेडेक की काजेज़ आती हैं। सेकेंडरी हेडेक हम उससे कहेंगे जो सेकेंडरी टू समथिंग है, लाइक इन्फेक्शंस, ठीक है, इन्फेक्शंस हैं, सिस्टमिक इन्फेक्शंस, इवन समटाइम फीवर के साथ पेशेंट को ओकेजनली हेडेक होता है। इसके अलावा जो इन्फेक्शंस ऑफ CNS लाइक मेनिंजोएंसेफेलाइटिस हो गया, सेबरो मलेरिया हो गया, इनके साथ हमारे पास हेडेक आता है, राइट। सो हम इसमें देखते हैं कि फर्दर कि एक्यूट सिंगल एपिसोड की काजेज़ क्या क्या हैं। उसमें हमारे पास सबसे पहले नंबर पे आता है इन्फेक्शंस, दूसरे पे आता है ट्रॉमा इंजरी की वजह से, तीसरे नंबर पे आता है सबएरकनल हेमरेज, राइट, और चौथे पे आता है वीनस साइनस थ्रोम्बोसिस, और पाँचवें पे आता है एक्यूट साइनसाइटिस या राइनाइटिस। ये काजेज़ आ गई किसकी भला? इन्फेक्शंस से, ट्रॉमा इंजरी, सबएरकनल हेमरेज, वीनस साइनस थ्रोम्बोसिस, राइट, और लास्ट में एक्यूट राइनोसाइनसाइटिस एंड राइनाइटिस। किसकी काजेज़ आ गई? ये आ गई हेडेक ऑफ एक्यूट सिंगल एपिसोड की। अगर पेशेंट को रिकरेंट हेडेक हो रहा है तो उसकी काजेज़ में आ जाता है माइग्रेन आ जाता है, क्लस्टर हेडेक आ जाता है, ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया आ जाता है, रिकरेंट मेनिंजाइटिस आ जाता है, एंड नैरो एंगल ग्लाइकोमा आ जाता है। सब एक्यूट हेडेक की एक ही काज है, ठीक है, फॉर फ्यू डेज तक जो रहता है, ठीक है, फॉर फ्यू वीक्स तक रहता है, ठीक है। और अगर कोई भी पेशेंट मोर देन 55 के साथ, ठीक है, आ रहा है एंड हेडेक फॉर फ्यू वीक्स है, और कॉल्ड एक स्ट्रक्चर है ऑन द स्काल्प ऑन द टेम्पोरल एरिया, तो हम उसको कंसिडर करते हैं पेशेंट में प्रॉबेबली हो सकता है क्या चीज़? जाइंट सेल आर्थराइटिस, ठीक है, या दूसरा नाम है इसका टेम्पोरल आर्थराइटिस। तो इसमें क्या होता है? देयर इज इंक्रीज रिस्क ऑफ ब्लाइंडनेस। इनको हमने फ़ौरन से पहले हमने स्टेरॉइड स्टार्ट करने होते हैं, राइट। तो हम सारे टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे वन बाय वन, ठीक है। सो होल्ड बैक और पे अटेंशन टू दिस थिंग। तो हमारे पास क्रोनिक हेडेक जो है उसकी काजेज़ में आ जाता है स्ट्रेस हेडेक, क्रोनिकली इंक्रीज्ड ICP लाइक स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन्स में हमें नज़र आता है, और मेडिकेशन मिसयूज हेडेक, एंड द लास्ट थिंग इज़ सीडो ट्यूमर cerebri, that is also called as BIH, benign intracranial hypertension, right। सो सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करने लगेंगे ये तो हो गई जनरल जो है ना इसकी काजेज़, ठीक है। एक्यूट सिंगल एपिसोड की 5 काजेज़ हैं, उसके अलावा एक्यूट रिकरेंट एपिसोड्स की ये 5 काजेज़ हैं, और एक ही काज सब एक्यूट की, और फर्दर 4 काजेज़ हैं किसकी? क्रोनिक हेडेक की काजेज़ हैं, राइट। सो इसमें हमने सबसे पहले डिस्कस करना है कौन सा वाला? ये एक्यूट सिंगल एपिसोड वाला, और इसमें ये सेकंड टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे, सेकंड एंड थर्ड टॉपिक, राइट। सो ट्रॉमा और इंजरी की वजह से जो पहला हेडेक आता है, उसको जो पहला फर्स्ट टाइप है इसमें, वो है पोस्ट कंकशन या पोस्ट ट्रॉमेटिक हेडेक, दूसरा है एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमाटोमा, और तीसरा है सब ड्यूरल हेमाटोमा। इनको डिस्कस करते हैं। ये है तो सर्जरी के टॉपिक हैं, वी जस्ट गोना गो थ्रू इट वंस, ठीक है, और लेट्स डिस्कस दिस अगेन, ओके, लेट्स, ओके। सो इसमें फर्स्ट टॉपिक आ गया कौन सा है? ट्रॉमेटिक हेडेक, राइट। ट्रॉमेटिक हेडेक में फर्स्ट टॉपिक है कौन सा?
पोस्ट ट्रॉमेटिक हेडेक या पोस्ट कंकशन हेडेक भी इसे कहते हैं। तो दैट इज़ बिकॉज ऑफ इंक्रीज न्यूरोनल इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज, ठीक है, न्यूरोनल एक्साइटेबिलिटी इंक्रीज़ होने की वजह से, इंक्रीज न्यूरो इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज की वजह से पेशेंट को हेडेक होता है, ठीक है। एंड इसमें हिस्ट्री होगी हेड इंजरी की, वो पेशेंट हेडेक के साथ प्रेजेंट करेगा। तो ये इसकी इंपॉर्टेंट बात यह है कि रूटीन एनाल्जेसिक्स को ये रिस्पॉन्ड नहीं करता, लाइक पैरासिटामोल या एनसेट्स जो भी ले रहा होता है पेशेंट उसको रिस्पॉन्ड नहीं करता, और ये खुद ब खुद ही सेटल डाउन हो जाता है बाय 2 वीक्स, ठीक है। मोर देन 2 वीक्स के बाद ये खुद ब खुद ही सेटल डाउन हो जाता है, राइट। तो इसकी ट्रीटमेंट के लिए हमारे पास जो ऑप्शंस हैं वो है फेनिटाइन हम दे सकते हैं, या कार्बामेज़ेपिन दे सकते हैं, या गाबापेंटिन दे सकते हैं। कार्बामेज़ेपिन सिरप सीजनल के नाम से आती है, SYBSEIZUNIL, ठीक है, सिरप सीजनल के नाम से आती है। 1 TS FTDS देते हैं डोज इसके, राइट। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज, ठीक है। तो दैट वाज ऑल अबाउट दी पोस्ट ट्रॉमेटिक हेडेक, और इसमें जो सेकंड हमने अभी पढ़ना है दैट इज़ वो हमने पढ़ना है एक्स्ट्राड्यूरल हेमाटोमा, राइट। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज, राइट। सो इन एक्स्ट्राड्यूरल हेमाटोमा में इसमें बेसिकली क्या होता है, ड्यूरामेटर के बाहर और स्कल के दरमियान में जो है हेमाटोमा बनता है, राइट। सो लेट मी ड्रॉ इट हियर। ये है हमारे पास स्कल, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास है ब्रेन पेरेन्काइमा है, और इसके बाद 3 लेयर्स हैं। एक को हम कहते हैं पाया मैटर जो इसके साथ साथ होती है, और फिर होती है कौन सी अरकनॉइड मैटर, उसके बाद होती है ड्यूरा मैटर, राइट। ड्यूरा मैटर और स्कल के दरमियान में अगर टेम्पोरो पैराइटल रीजन में देखें तो वहाँ पे हमारे पास एक आर्टरी होती है, ठीक है, एंड दैट इज़ कॉल्ड एज मिडिल मेनिंजियल आर्टरी, ठीक है, जो कि एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांच है, ठीक है, और ये फोरामन स्पाइनोजम से पास होती हुई ये एक्स्ट्राड्यूरल स्पेस में इंटर होती है, राइट। अगर कोई वायलेंट इंजरी हो, राइट, कोई मैसिव, कोई मतलब मीन्स अगर कोई मैसिव RTA हो जाए, ठीक है, उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे अगर हिट होगा तो क्या होगा, ये आर्टरी रप्चर कर जाएगी। अब क्योंकि आर्टरी में प्रेशर ज़्यादा होता है तो यहाँ पे हेमाटोमा भी बनता जाएगा, राइट। अब ये रप्चर कर जाएगी और ये हेमाटोमा बनता जाएगा अनटिल अनलेस, क्योंकि ड्यूरा मैटर जो होता है ये फ्यूज़ होता है विद सूचरल लाइंस के साथ फ्यूज़ होता है, राइट। तो जब ये सूचरल लाइंस तक ये एक्सटेंड हो जाएगा, लाइक, ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ इस तरह एक्सपैंड हुआ होगा ड्यूरा मैटर, ठीक है। अब जो जो यहाँ पे ब्लड इकट्ठा होता जाएगा तो वो कंप्रेस करेगा ब्रेन पेरेन्काइमा को, ठीक है, और मिड लाइन शिफ्ट भी आ जाएगी हमारे पास। यहाँ पे लेटरल वेंट्रिकल्स होते हैं, इनको भी कंप्रेस करेगा, और ये में भी हाइड्रोसेफलस भी काज करे, राइट। अगर यहाँ से कंप्रेस कर देगा और इसका साइज़ बढ़ जाए तो वी कैन थिंक अबाउट द हाइड्रोसेफलस, ठीक है। और इसमें क्या होगा, जब जो प्रेशर इंक्रीज़ होता जाएगा तो कॉन्शियस लेवल भी पेशेंट का डिटेरिएट होता जाएगा, राइट। तो इसके लिए हमने सिंपल करना होता है कि यहाँ पे हमने क्या करना होता है कि बर होल सर्जरी करनी होती है, राइट। बर होल करेंगे और इस हेमाटोमा को बाहर निकाल देंगे। बर होल जस्ट टू बाय सम टाइम, ठीक है। अब क्योंकि आर्टरी है और दोबारा यहाँ पे ब्लड इकट्ठा हो जाएगा, तो जब तक हम क्रेनियोटोमी करते तब तक हम जो है टू बाय सम टाइम, जब तक कोई न्यूरोसर्जन वगैरह इसको टेक ओवर करता तब तक हम बर होल करके इसको इवैक्यूएट कर लेंगे, राइट। तो सो लेट्स कम बैक टू डिस्कशन। तो एक्स्ट्राड्यूरल हेमाटोमा जो है इज़ बेसिकली कलेक्शन ऑफ ब्लड बिटवीन स्कल बोन एंड ड्यूरा मैटर, राइट। तो ये मोस्ट कॉमनली होता है ड्यू टू रप्चर ऑफ मिडिल मेनिंजियल आर्टरी, ठीक है। उसमें हिस्ट्री होती है हेडेक की, हेड इंजरी की हिस्ट्री होती है, और साइड मोस्टली नेफ्रोपैरेटल रीजन है। अगर पेशेंट हेड इंजरी के साथ है तो उसमें हो सकता है कौन सा हेमाटोमा एक्स्ट्राड्यूरल हो या सबड्यूरल हेमाटोमा भी हो सकता है उसमें। तो हम सस्पेक्ट करेंगे अगर पेशेंट में ल्यूसिड इंटरवल आ रहा है, अगर 3 चीज़ें पेशेंट में आ रही हैं, तीनों में से कोई भी एक में चीज़ आ रही है, तो हम सस्पेक्ट करेंगे पेशेंट में क्या चीज़ है, एक्स्ट्राड्यूरल हेमाटोमा। तो कौन सी 3 चीज़ें, अगर पेशेंट में ल्यूसिड इंटरवल आ रहा है, अगर पेशेंट में उसकी कॉन्शियस लेवल जो है ना उसकी प्रोग्रेसिवली डिटेरिएट हो रही है, अगर पेशेंट की जो कॉन्शियस लेवल वो स्लो टू इम्प्रूव है,
तो इन पेशेंट्स में हम कंसीडर करेंगे पेशेंट को प्रॉबली हो सकता है क्या चीज़, एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमाटोमा, ठीक है, राइट। तो देयर इज़ वन थिंग टू वी नीड टू अंडरस्टैंड हियर दैट हमारे पास स्कल इज़ अ क्लोज्ड कैविटी, right? Whenever there is a foreign thing inside the blood, inside the in this cavity, like कोई SOL brain है, like there is कोई hematoma है, right? So this is gonna compress the brain, ठीक है, क्योंकि brain यहाँ से बाहर नहीं निकल सकता ना, तो brain को compress करता जाएगा ये, right? So this will lead to increase intracranial pressure, right? So in patients में क्या होगा, increased intracranial pressure। तो जब भी हमने इन पेशेंट को ट्रीट करना है, वी आल्सो गोना ट्रीट दी, हमने स्पेसिफिक ट्रीटमेंट तो करनी है, साथ में कंजर्वेटिव मैनेजमेंट भी करनी है। वी हैव टू डिक्रीज दी रेज्ड आईसीपी, राइट। तो आईसीपी को कैसे डिक्रीज करेंगे, विद द हेल्प ऑफ मैनिटोल वगैरह, राइट। मैनिटोल वगैरह देते हैं, जो अडल्ट डोज है वो हम यूजुअली वार्ड्स में जो हम देते हैं वो 170 ml है, ठीक है, 170 ml TDS में देते हैं, राइट। तो बेसिकली इंट्राक्रैनियल प्रेशर ये इनकी वजह से इंक्रीज़ हुआ है, एंड इन पेशेंट्स में ब्लड प्रेशर भी ज़्यादा हो जाएगा, राइट, ब्लड प्रेशर भी। तो हमने इन पेशेंट में परमिसिव हाइपरटेंशन को ट्रीट नहीं करना होता, राइट। अगर सर्टेन कट्स ऑफ हैं ब्लड प्रेशर के, लाइक मोर देन अगर 220/130 है तो उसको हमने ट्रीट करना होता है, और इसको राउंड अबाउट रखना होता है 170 के राउंड, दैट इज़ अ सेपरेट टॉपिक। तो वी हैव टू कीप दी मीन आर्टीरियल प्रेशर। बेसिकली हाइपरटेंशन इसमें इसलिए होती है क्योंकि ब्रेन अपनी ऑटोपर्फिन को मेंटेन करने की ट्राई कर रहा होता है रेज्ड आईसीपी की वजह से, क्योंकि वी नो दैट सीपीपी सेरेब्रल परफिन प्रेशर इज इक्वल टू मीन आर्टीरियल प्रेशर माइनस आईसीपी, राइट। तो अगर आईसीपी इंक्रीज़ होगा तो मीन आर्टीरियल प्रेशर भी इंक्रीज़ होगा, सो टू कीप दी सेरेब्रल परफिन प्रेशर कांस्टेंट, right? So having said enough, so let's come back to discussion, right? So what is lucid interval? Lucid interval basically अब पेशेंट को हिट हुआ, राइट, या पेशेंट जो बंदा एक जा रहा था बाइक पे, उसको हिट हुआ और गाड़ी से बड़ी वायलेंट इंजरी हुई, उसको टेम्पोरोपैराइटल रीजन पे चोट आई, और उसके बाद पेशेंट अनकॉन्शियस हो गया। अब फर्स्ट अनकॉन्शियस जो था ना वो ड्यू टू सीवियर ब्रेन कंकशन की वजह से होता है, अब वो अनकॉन्शियस हो गया पेशेंट। यहाँ पे अगर हम कॉन्शियसनेस को ड्रा करते हैं और वाई एक्स एक्सिस में हम कॉन्शियसनेस को ड्रा करते हैं, और वाई एक्सिस में हम जो है ना टाइम को ड्रा करते हैं, राइट। सो यहाँ पे 0, 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर एंड सो ऑन। और यहाँ पे पेशेंट का फुली कॉन्शियस है और कंफ्यूज्ड है, ड्राउजी है, पेशेंट स्टूपर में है एंड पेशेंट कोमा में है, राइट। अब पेशेंट हो गया ड्राउजी या स्टूपर में चला गया, अनकॉन्शियस हो गया पेशेंट, राइट। तो उसके बाद क्या हुआ, थोड़ी देर के बाद पेशेंट को रीगेन ऑफ कॉन्शियसनेस। अब ये सीवियर ब्रेन कंकशन की वजह से पेशेंट बेहोश हो गया, और अब वो उठ के हॉस्पिटल आ गया। हॉस्पिटल में आके बेड पे लेटा ही था, फिर दोबारा बेहोश हो गया, राइट। तो इस टाइम पीरियड को, ठीक है, दो बेहोश होने के दरमियान में जो कॉन्शियस हुआ है, इस टाइम पीरियड को हम ल्यूसिड इंटरवल कहते हैं, राइट। दोबारा बेहोश हो गया, राइट। तो ल्यूसिड इंटरवल बेसिकली कहते हैं पीरियड ऑफ कॉन्शियसनेस बिटवीन टू अनकॉन्शियसनेस, ठीक है, इसको कहते हैं ल्यूसिड इंटरवल। इसके डिफरेंशियल्स ये हैं, एपिलेप्सी में मिल सकता है, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग में मिलता है, कैरोटिड डायसेक्शन में भी हमें ल्यूसिड इंटरवल मिलता है, राइट। तो फर्स्ट अनकॉन्शियसनेस बेसिकली किसकी वजह से थी, सीवियर ब्रेन कंकशन की वजह से। सेकंड जो अनकॉन्शियसनेस हुई थी, अगेन उसने रीगेन किया कॉन्शियसनेस को, दैट वाज बिकॉज ऑफ द इंक्रीज, क्योंकि हेमाटोमा एक्सपेंड होता गया और इंट्राक्रैनियल प्रेशर रेज होता गया, और उसने ब्रेन को कंप्रेस किया, एंड दैट लीड्स टू द अनकॉन्शियसनेस, ठीक है। तो अब रेज्ड आईसीपी के फीचर्स क्या हैं, साइन एंड सिम्टम्स ऑफ रेज्ड आईसीपी। ऑल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस हो सकती है, हेडेक हो सकता है पेशेंट में, वोमिटिंग हो सकती है, फिट्स हो सकती हैं, राइट। और एग्जामिनेशन पे उसमें हमें ब्रेडिकार्डिया मिलता है, हाइपरटेंशन मिलता है, राइट, ठीक है। इसको कुशिंग रिफ्लेक्स भी कहते हैं, राइट, कुशिंग रिफ्लेक्स, ठीक है, और पेप्टिडेमा भी मिलता है, राइट।
सो एक क्वेश्चन ट्रायड भी होता है, व्हाट इज़ दैट? सो लेट्स, ठीक है, तो पेशेंट में अगर प्रोग्रेसिव डिटोरिएशन ऑफ कॉन्शियसनेस, अगर पेशेंट यहाँ पे कॉन्शियस था, पेशेंट को ऐसे भी हो सकता है कि ये नहीं है कि पेशेंट अनकॉन्शियस हो गया, हो सकता है पेशेंट कॉन्शियस ही रहे जब इंजरी है उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वो कंफ्यूज, फिर ड्राउजीनेस, फिर वो स्टूपर एंड कोमा में चला जाए। अगर इस तरह की आ रही है प्रोग्रेसिव डिटोरिएशन ऑफ कॉन्शियसनेस, तो इसको भी हम कंसीडर करेंगे पेशेंट को एक्स्ट्राड्यूरल हेमाटोमा है। और अगर पेशेंट में कॉन्शियसनेस जो है वो स्लो टू इम्प्रूव है, ड्राउजी हुआ, फिर कंफ्यूज हुआ, फिर दोबारा कॉन्शियस हुआ, फिर दोबारा कंफ्यूज, फिर इस तरह की अगर हमारे पास सिचुएशन आ रही है, तो इसमें भी हमने एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमाटोमा को कंसीडर करना है। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज एंड लेट्स सी व्हाट इट सेज। सो राइट, तो इसमें ट्रीटमेंट जो स्पेसिफिक है, ऑब्वियसली वी गोना गो फॉर द सीटी स्कैन, इसमें नॉन कंट्रोल सीटी स्कैन करवाएंगे, दैट इज इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस। ठीक है, अब जिस साइड पे ये ब्रेन को कंप्रेस करेगा ना, राइट, सो वी हैव दिस स्कल कैविटी एंड जैसे इसने इस साइड पे कंप्रेस किया हुआ, ठीक है, लेफ्ट साइड पे कंप्रेस किया है, यहाँ पे ये हेमाटोमा बन गया। एंड वन थिंग आई वांट टू मेंशन हियर दैट इसमें हमारे पास एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमाटोमा जो होता है ना, इसकी लेंस शेप्ड होती है, इसकी शेप लेंस शेप्ड होती है, राइट, क्योंकि ये दो सूचेस के दरमियान में एक्सपेंड होता रहता है, राइट, यहाँ पे सूचरल लाइन है, यहाँ पे सूचरल लाइन है, तो इसके दरमियान एक्सपेंड होता रहता है, और क्योंकि आर्टरी में प्रेशर ज़्यादा होता है तो यहाँ पे ब्लड ज़्यादा इकट्ठा होता रहता है, राइट। सो इसकी शेप होती है लेंस शेप्ड, हाइपर डेंस एरिया में नज़र आता है, या इसको कहते हैं बाई कन्वेक्स लियन, ठीक है। अगर हमें नज़र आ रहा है तो ये एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमाटोमा, राइट। तो जिस साइड पे ये कंप्रेस करेगा ना, अब अगर मैं नीचे यहाँ पे ड्रा करता हूँ, लेट मी ड्रॉ हियर द मिड ब्रेन सेक्शन, स्पीरियल कोलिकुलस के लेवल पे सेंट्रल कैनाल है, ठीक है, यहाँ पे एडिंगर वेस्टफॉल न्यूक्लियस है, और साथ ही इसके पीछे रेड न्यूक्लियस है, राइट। तो यहाँ पे थर्ड क्रेनियल नर्व सप्लाई कर रही है। तो जिस साइड पे, जैसे कि लेफ्ट साइड पे इसने को कंप्रेस किया हो, तो ये लेफ्ट साइड की थर्ड क्रेनियल नर्व को भी कंप्रेस करेगा, एडिंगर वेस्टफॉल न्यूक्लियस को भी कंप्रेस करेगा, ठीक है। अच्छा, एंड दैट लीड्स टू दी, अगर हम पीपल्स को देखते हैं तो लाइट जब हम शाइन करते हैं तो पीपलो कंस्ट्रिक्शन होती है, राइट। तो राइट आई की पीपलो कंस्ट्रिक्शन होगी, लेकिन लेफ्ट आई पीपलो डायलेशन जो होती है वो स्लगिश हो जाएगी इन पेशेंट्स में, राइट, क्योंकि थर्ड नर्व जो है ना वो कंप्रेस हुई है। तो इसको कहते हैं हचिसन पीपल, ठीक है, इसको कहते हैं हचिसन पीपल, राइट। तो हमने बर्क होल, अगर हमें हमारे पास सीटी स्कैन अवेलेबल नहीं है तो हम देखते हैं किस साइड का पीपल डायलेट हुआ, ठीक है, उसी साइड पे हम बर्क होल सर्जरी कर देते हैं, राइट। सो दैट वाज अ क्लिनिकल पॉइंट आई वांट टू मेंशन हियर। ओके, सो इसमें सिंपल हमने रिससिटेशन स्टार्ट करनी है, स्पेसिफिक ट्रीटमेंट यही है कि बर्क होल क्रेनोटमी कर लो और इवैक्यूएशन ऑफ हेमाटोमा, और रेज्ड आईसीपी को हमने ट्रीट करना है विद द हेल्प ऑफ मैरिटोल, ठीक है, एंड वी आल्सो गोना गिव द एंटी एपिलेप्टिक इन द पेशेंट्स। सो दैट वाज ऑल अबाउट द एक्स्ट्राड्यूरल हेमाटोमा, राइट। सो नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज, पहला टॉपिक जो हमने डिस्कस किया दैट वाज पोस्ट कंकशन हेडेक। दूसरा जो टॉपिक हमने ये ट्रॉमा में हमने डिस्कस किया, राइट। दूसरा एक्स्ट्राड्यूरल हेमाटोमा है, तीसरा जो है वो है सबड्यूरल हेमाटोमा, राइट। सो लेट्स डिस्कस दिस टॉपिक नाउ, राइट। सो अब लेट मी अगेन ड्रॉ अ डायग्राम हियर। अब इसमें ये है कि ये है स्कल कैविटी और ये है ब्रेन पेरेन्काइमा, राइट, और इसके बाद लेयर्स हैं, एक हमारे पास साथ जो लेयर है इसको बायोमेटर कहते हैं, उसके बाद है हमारे पास अरकनाइड मैटर, और उसके बाद है हमारे पास ड्यूरा मैटर, राइट। ड्यूरा के बाहर यहाँ पे अगर ब्लड इकट्ठा हो जाए दैट इज़ कॉल्ड एज एक्स्ट्राड्यूरल हेमाटोमा। अब ड्यूरा और अरकनाइड मैटर के दरम्यान में यहाँ पे अगर ब्लड इकट्ठा हो जाए, राइट, लेट मी पिक सम अदर कलर या ओके, अगर यहाँ पे ब्लड इकट्ठा हो जाए ड्यूरा और अरकनाइड के दरमियान में, इसको हम क्या कहते हैं, सब ड्यूरल हेमाटोमा, राइट। ओके,
अब ये बेसिकली क्यों डेवलप होता है, वो तो मिडिल मेनिंजियल आर्टरी की रप्चर होने की वजह से था, एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमाटोमा। अब ये डेवलप होता है ड्यू टू ब्रिजिंग वैन, रप्चर ऑफ ब्रिजिंग वैन्स। अब लेट मी अगेन ड्रॉ दिस अगेन। सो ये हमारे पास है स्कल कैविटी है, राइट, सॉरी दिस इज स्कल, और इसके साथ ही ये ड्यूरामेटर है, यहाँ पे हमारे पास अरकनाइड मैटर है, ये हमारे पास पाया मैटर था, राइट। अब यहाँ से जो ब्रेन पेरेंट कायमा से वो हैव सम ब्रिजिंग वैन्स है जो बेसिकली यहाँ से ड्रेन कर रही हैं ब्रेन पेरेंट कायमा को, ठीक है। और जो ड्यूरल फोल्ड्स में साइनसेस होती हैं, राइट। सो अगर मैं यहाँ पे ड्रा करूँ तो ये हमारे पास एक ड्यूरल फोल्ड है लाइक दिस, कुछ इस तरह होता है, ठीक है, राइट, कुछ इस तरह का होता है। इसके अंदर साइनसेस होती हैं, राइट, इसके अंदर इस तरह की साइनसेस होती हैं। अब इन साइनसेस में ड्रेन हो रहा होता है ब्लड, ठीक है। ये ब्रेन पेरेन्काइमा है और ये पाया मैटर है, अरकनाइड मैटर है, राइट। तो ये यहाँ से ड्रेन कर रही होती हैं इनटू, हमारे पास अरकनाइड विलाई होते हैं जो ड्रेन कर रहे होते हैं, राइट। अरकनाइड विलाई जिनमें ये जो ड्रेन हो रहा होता है, ब्लड ड्रेन हो रहा होता है, ठीक है। अब ये अगर ब्रिजिंग वैन्स जो है ना यहाँ पे रप्चर हो जाए, कहाँ पे रप्चर हो जाए, जब ये ड्रेन करते हुए रप्चर हो जाए बिटवीन, कहाँ पे, ड्यूरा एंड अरकनाइड, ये ड्यूरा मैटर है, ये अरकनाइड मैटर, इन दोनों के दरमियान में अगर रप्चर हो जाए, क्योंकि मेरे पता है वीनस प्रेशर बहुत कम होता है, तो ये आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे ब्लड इकट्ठा होगा, राइट। तो ये अगर हमें कुछ इस तरह का ब्लड इकट्ठा हो जाए यहाँ पे बिटवीन ड्यूरा एंड अरकनाइड मैटर, तो अगर हमें क्रिसेंट शेप्ड हीमाटोमा मिल रहा है, ठीक है, तो दैट इज़ कौन सा है, वो है सब ड्यूरल हीमाटोमा, राइट। ये भी रिपीटेड जो है ना हेड इंजरीज की वजह से होगा, ठीक है। हो सकता है स्मॉल हेड इंजरी हो, कोई वॉशरूम में स्लिप हो गया हो, कोई ड्रंकन पेशेंट हो, अल्कोहलिक पेशेंट्स हो, ओल्ड एज में हो सकता है, राइट, ठीक है। उसके अलावा जो बॉक्सेस होते हैं उनको भी रिपीटेड इंजरीज होती रहती हैं, राइट। अल्जाइमर डिजीज़ वाले पेशेंट्स में, पार्किंसन डिजीज़ वाले पेशेंट्स में, तो इनमें रिपीटेड इंजरीज होती रहती हैं एंड दैट लीड्स टू दी सबड्यूरल हीमाटोमा। अब ऐसे है कि ये ब्लड सम टाइम दोबारा क्या होता है, वापस सक्शन, नेगेटिव प्रेशर, क्योंकि वेंस में नेगेटिव प्रेशर होता है तो ये दोबारा क्या होता है, ड्रेन हो जाता है, ठीक है। तो इन पेशेंट्स में क्या हो सकता है, जब ये कंप्रेस करेगा ब्रेन पर, जब आईसीपी इंक्रीज़ होगा, इंट्राक्रेनियल प्रेशर जब ये यहाँ पे इकट्ठा होगा तो उसकी वजह से पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाएगा, लेकिन जब दोबारा ड्रेन होगा फिर हो सकता है दोबारा कॉन्शियस हो जाए। तो अगर फ्लक्चुएटिंग लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस आ रही है, राइट, अगर पेशेंट्स में फ्लक्चुएटिंग लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस आ रही है तो वी गोना सस्पेक्ट द पेशेंट इज हैविंग सबड्यूरल हीमाटोमा, राइट। अब सबड्यूरल हीमाटोमा की दो टाइप्स हैं, एक को कहते हैं एक्यूट है, एक होता है क्रोनिक, ठीक है। एक्यूट का तो हमें अंदाज़ा हो जाएगा, अगर वो हेड इंजरी की हिस्ट्री के साथ आएगा तो उसका हमें अंदाज़ा हो जाएगा, और पेशेंट में फोकल डेफिसिट वगैरह होंगे, राइट। पेशेंट में भी अनकॉन्शियस हो, कंफ्यूज हो या डिसोरिएंटेड होगा पेशेंट, ठीक है, एक्यूट वाले केस में। लेकिन सब एक्यूट वाले केस में हो सकता है उसको हिस्ट्री हो सकता है वो उसको तो मतलब जो हेड इंजरी हुई थी वो तो अभी तक भूल चुकी होगी, अटेंडेंस वगैरह को जो भी हमारे आएंगे हमारे पास पेशेंट को लेके, तो वो इवन 9 months आफ्टर हेड इंजरी प्रेजेंट कर सकता है, ठीक है। हेड इंजरी वो कहीं पास्ट हिस्ट्री दे सकते हैं, लेकिन पेशेंट को लेके आएंगे, कहेंगे जी भाई ये तो अनकॉन्शियस हो गया, तो इसकी रीज़न नहीं पता, हम वर्कअप करवाएंगे, जब सीटी करवाएंगे तो सीटी पर हमें फाइंडिंग नज़र आएगी, ठीक है। तो अब सीटी पे क्या फाइंडिंग नज़र आएगी, अच्छा सीटी पे ऐसे हो सकता है कि हमें हाइपरडेंस एरिया मिले, किस तरह का, इस तरह का क्रिसेंट शेप हाइपरडेंस एरिया मिले, ठीक है। सीटी पे अगर एक्यूट होगा तो हमें हाइपरडेंस एरिया नज़र आएगा। अगर सब एक्यूट हो, ठीक है, उसमें कुछ एरिया हाइपोडेंस नज़र आएगा और कुछ एरिया कहीं कहीं से ब्लड रिजॉल्व हो गया होगा, वहाँ से रीअब्जॉर्ब हो गया होगा, राइट, कुछ इस तरह की पिक्चर आई। और हाइपोडेंस एरिया अगर हमें क्रिसेंट इस तरह का मिलता है वो क्रोनिक सबड्यूरल हीमाटोमा से कहते हैं, राइट, दैट वी कॉल्ड एज क्रोनिक सबड्यूरल हीमाटोमा, राइट। सो लेट्स सी नेक्स्ट। तो फ्लक्चुएटिंग लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस,
ठीक है। अब ये स्टूपर में था, दोबारा कॉन्शियस हो गया, फिर दोबारा कंफ्यूज स्टेट में गया, फिर दोबारा कॉन्शियस हो गया, फिर दोबारा ड्राउजी हो गया, फिर दोबारा कॉन्शियस। इस तरह की अगर फ्लक्चुएटिंग कॉन्शियस लेवल आ रही है तो हम सस्पेक्ट करेंगे पेशेंट में क्या चीज़ है, सबड्यूरल हेमाटोमा, राइट। तो ये ब्रिजिंग वैन्स बेसिकली इसमें रोल प्ले कर रही होती हैं, राइट। तो अगर हम थोड़ा सा, चलो वी गोना डिस्कस दी डिफरेंसेस लेटर ऑन वंस वी फिनिश दिस। सो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस, इसमें भी नॉन कंट्रास्ट सीधी ब्रेन करवाएंगे, उसमें क्रिसेंट शेप या सिकल शेप्ड में हेमाटोमा नज़र आएगा। तो इसमें भी हमने इंट्राक्रैनियल प्रेशर को डिक्रीज़ करना है एंड वी गोना गिव द पेशेंट एंटी एपिलेप्टिक। सो इसकी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट भी क्या चीज़ है, पर होल क्रेनोटमी, राइट। तो जो क्रेनोटमी कर जब क्रेनेक्टोमी कर देते हैं या स्कल का पार्ट जो रिमूव करते हैं ना, वो कहीं फ्रिज वगैरह में नहीं रखते ना ही हम जो उसको डस्टबिन में डाल देते हैं, बल्कि उसको हम पेशेंट की पेरिटोनी में रख देते हैं, राइट, सो दैट इट कैन गेट द न्यूट्रिशन फ्रॉम देयर। और वंस ICP इज़ जब वो नॉर्मलाइज हो जाए और पेशेंट कंडीशन इम्प्रूव हो जाए तो फिर हम इसको दोबारा लगा देते हैं वापस, ठीक है, राइट। सो अब तक जो हमने पढ़ा है दैट इज़ एक है कौन सा, पहला हमने पढ़ा पोस्ट लेट मी राइट हियर, पोस्ट कंकशन हेडेक, राइट, पहला। दूसरा जो हमने पढ़ा है दैट इज़ एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमाटोमा, और तीसरा जो पढ़ा है वो सब ड्यूरल हेमाटोमा, राइट। ये पोस्ट कंकशन हेडेक वाज ड्यू टू द इंक्रीज इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज फ्रॉम द न्यूरॉन्स। Extradural hemorrhage was due to the rupture of middle meningeal artery, राइट, इसके रप्चर होने की वजह से, और इसमें लेंस शेप्ड हेमाटोमा बनता है, राइट। और सबड्यूरल हेमाटोमा दैट इज़ बिकॉज ऑफ रप्चर ऑफ ब्रिजिंग वेंस, ठीक है। और इसमें कौन सा बनता है, क्रिसेंट शेप्ड हेमाटोमा बनता है, राइट। और इसमें हिस्ट्री होगी वायलेंट एक्सीडेंट की, इसमें रिपीटेड फॉल्स की हिस्ट्री होगी, ठीक है, या माइल्ड हेड इंजरी की हिस्ट्री होगी, राइट। तो जो थर्ड फोर्थ टॉपिक हम पढ़ने जाएंगे इंशाल्लाह पढ़ेंगे दैट इज़ सबअर्कनॉइड हेमरेज, ठीक है। और उसमें बेसिकली सर्कल ऑफ विलस में ठीक है, MCA टेरिटरी, MCA की वहाँ पे हमारे पास एनरिज्म बनते हैं या एवी मेल फॉर्मेशन होती है जो रप्चर कर जाती है एंड दैट लीड टू सबअर्कनॉइड हेमरेज, वो भी इंपॉर्टेंट कॉज है हेड की। और दी फिफ्थ वन इज़ इंट्रापेरेन्काइमल हेमरेज, ठीक है। उसमें जो मोस्ट कॉमनली जो आर्टरीज इन्वॉल्व होती हैं वो होती हैं लेंटिकुलोस्टाइटल आर्टरीज, ठीक है। सो वी गोना डिस्कस ऑल ऑफ दीज सब्सिक्वेंटली, rest of these subsequently. So till now, thanks for the watching.